आदाब नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, आप जानते हैं जिंदगी में मसाइल कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ तो होते ही हैं, और ऐसे मसाइल जो आपकी जिंदगी में हो और घर की चार दीवारी में सुलझा लिए जा सकते हों, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और यही मसाइल जब कानूनी रुख इख्तियार कर लें, कानूनी पेचीदगियां सामने आ जाएं और मामला कहीं से कहीं पहुंच जाए, तो ऐसे में कानूनी राय बेहतर होती है। तो आज हम वकील साहब में आपके अगर कानूनी उलझने, कानूनी मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी दें, सही कानूनी रहनुमाई करें। और यही कानूनी रहनुमाई के लिए आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब डॉक्टर फर्रुख खान साहब। फर्रुख खान साहब, आपका खैर मकदम है आज खास पेशकश में। वैसे काला पहनकर आज मैं भी वकील ही लग रहा हूं जी। तो आज जिस तरह से जी, हम कई दिनों से इस तरह की लोगों की परेशानियों को, खासकर लॉकडाउन में कई ऐसे मसाइल थे, किसी की रिपोर्ट नहीं हो रही, किसी के कानून का मसला जो है पहुंच नहीं पा रहा है अदालत तक, ऐसे कई चीज़ें हमने उठाई और आपने बहुत अच्छे अंदाज में लोगों को मशवरा दिया है कि कैसे अपने मसाइल हल करें कानूनी तौर पर। तो नाजरीन, आप भी अपना कोई कानूनी मसला हो उसे हल करना चाहते हैं, उस मामले में राय लेना चाहते हैं डॉक्टर फर्रुख खान साहब से, तो वो हाजिर हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। आप राब्ता करें, स्क्रीन पर नंबर लगातार चल रहे हैं। आपका कोई भी कानूनी मसला हो, उसके लिए यहां से आपको रहनुमाई मिलेगी। तो हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ आपकी रहनुमाई करना है, आपको मशवरा देना है, आपको सही जो है कानूनी पहलू बताना है, लेकिन आखिर में हतमी फैसला जो है वो आपका अपना वकील अदालत में करेगा। तो आइए फर्रुख खान साहब से बात करते हैं। फर्रुख खान साहब, जिस तरह से हमने कई ऐसे इश्यूज उठाए थे पिछली बार भी, चाहे वो मामला जायदादों का हो, तकसीम का हो, तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि तकसीम के मामले में अगर बाप दादा की जायदाद है, तकसीम के मामले में कहीं ना कहीं पेचीदगियां होती हैं। उन पेचीदगियों से बचने का सही रास्ता क्या है? अगर सरपरस्त गुजर जाते हैं तो उनकी औलादों को किस तरह से इस मामले को हल करना चाहिए? फर्रुख खान साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर जहां तक तकसीम का मामला है, पर्सनल लॉ सेट कोर्ट से है, सक्सेशन एक्ट में है, ये डिपेंड करता है मजहब की बुनियाद पे बहुत सारी चीजें हैं जी जी। लेकिन जो एक वसूलन बात है, जो एक इन प्रिंसिपल मामला है कि अगर कोई आदमी जिसकी जो फौत हो गया, जो चला गया और उसकी जायदाद बंटनी है जी, तो अमूमन इस बात की ही ज्यादा बेहतर होता है कि वो अगर आपसी मशवरे से अगर एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए तो उसके तहत वो बंटवारा हो जाता है और वो उसी फैमिली डीड। और मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आपसी बंटवारा भी होता है सहमति से, तो उसका एक डीड बन जाना चाहिए, कागज, और वो उसके बेसिस पे आप, लोग नॉर्मली डीड नहीं बनाते हैं आपसी समझौते पर बनना चाहिए जी। ये हम लोग रिकमेंड करते हैं। और उसके बाद आप उसको उस डॉक्यूमेंट के सहारे जो जमाबंदी वगैरह होती है, म्यूटेशन जहां नाम चढ़ता है, उतरता है और चढ़ता है, वो सारे करा लें। और उसके बाद जो बिजली के बिल हैं या पानी का कनेक्शन है, हाउस टैक्स है, उसको भी ठीक करा लें। और अगर किसी भी वजह से आपसी मशवरे से और एमिकेबली ये मैटर सेटल नहीं होता है, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप कोर्ट जाएं। सूट ऑफ पार्टीशन फाइल होता है और कोर्ट कानून के तहत उसको जो है, अगर आप मुस्लिम हैं तो पर्सनल लॉ के बेसिस पे, अगर आप हिंदू हैं तो सक्सेशन जो लॉज हैं उसके बेसिस पे चीजें कोर्ट उसको तकसीम कर देता है, वो डिग्री हो जाती है कोर्ट की। जी जी जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वकील साहब, आइए देखते हैं कौन है। हेलो 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 जी, कौन कहां से है? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, मैं कश्मीर का बता हूँ सर। जी जी, सवाल बताएं। तो मैं आगे बैठता रहता हूँ, आगे हर वक्त, तो मगर माफी जमीन है, वो माफी जमीन को एसपी ने हाईकोर्ट दे दिया मुझे, इन्होंने डिविजनल कमिश्नर ने और फैजल कमिश्नर ने, सुना सर? जी जी, उन्होंने दे दिया, मुझे लिख दिया मेरे नाम, मगर हाईकोर्ट में अभी नहीं हुआ है। हाईकोर्ट से वकील अभी बोलता है बंद ही है तुम्हें।
अभी अच्छा। वकील बोलता है अभी कोर्ट बंद है। अच्छा, जी जी मेहरबानी है आप ठीक है, वकील ठीक है, साहब को आपका समझाने सवाल की वकील कोशिश- साहब समझ गए हैं। आप गौर से सुनिए, टीवी पर अच्छा। फोन रखकर आपका जवाब मिल जाएगा। जी वकील साहब। देखिए, ये एक मसला है। अभी जो वबा है पैंडेमिक की वजह से कोर्ट्स बहुत लिमिटेड फंक्शन कर रही हैं, और इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन सारे चीजों के बावजूद कोर्ट्स काम करती रही। जी ऐसा नहीं कोर्ट्स कभी बंद हुई, लेकिन कोर्ट्स इस वक्त चूंकि लिमिटेड फंक्शन पे काम कर रही है, वर्चुअल हियरिंग हो रही है, तो कोर्ट सिर्फ जो अर्जेंट मैटर्स हैं जी उनको कोर्ट टेकअप कर रही है अभी। तो अगर इनका मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो इनसे मैं ये दरखास्त करूंगा कि थोड़ा सा सब्र और करें, जी और ये दुआ करें हम सब लोग मिलके कि इस वबा से हम ये मुल्क हमारा जल्दी बाहर निकले। उसके बाद चीजें नॉर्मल पे आ जाएंगे, तो जो केस मुकदमात हैं वो अपने सिस्टम से चलना शुरू हो जाएंगे। जी जी, उम्मीद करता हूं आपका जवाब मिल गया होगा, चूंकि मसाइल हैं ज़रूर सबके लिए, और अब ऐसे माहौल में, जिस तरह का माहौल है, ऐसे में थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए तो बेहतर है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। कोई और कॉलर हो तो जोड़ देते हैं। हेलो जी हेलो, हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ जी, सवाल बताएं। मुझे हाँ, सवाल मेरा है कि मेरा जो चचेरा भाई है जी तो उसके बाप ने मेरे बाप को सब भेजा है, तो वो एक कमरे में रहता है। अब वो छोटा नहीं मकान, मगर अच्छा। उसे भेजा है उसके मकान। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, वो अच्छा। सवाल कर रहा हूँ मैं क्या करूँ। ठीक जी थैंक यू। ठीक है, चलिए आपका जवाब मिलेगा अभी। जी वकील साहब। देखिए, इसमें इनकी बात से ये साफ जाहिर होता है कि ये इलीगल पोजीशन का मामला है। मतलब इनके जिस जिस जायदाद के ये मालिक हैं, जो इनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास है, पर उसमें कोई और बैठा हुआ है और उसने वो छोड़ता नहीं है। तो इसमें जो तरीका है, इलाज है कि अगर वो नहीं छोड़ता तो आप मुकदमा फाइल करें, सूट फॉर एविक्शन फाइल होगा। तो आप सारे अपने कागजात लेके, डिटेल्स लेके वहां अपने जिले में, जिले कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, तो वहां आप जाके मुकदमा फाइल करें और वकील साहब को हायर करें, उनसे मशवरा लें और मुकदमा फाइल करें। और इस पर ज्यादा वक्त न लगाएं। अगर आपको मकान खाली कराना है तो मैं लोगों से कहता हूं कि अगर वो चीजें निपटने वाली नहीं है आपसी समझौते से, तो फिर आप कोर्ट जाने में देर न करें, क्योंकि फिर लिमिटेशन से हिट हो जाते हैं आप, लिमिटेशन लग जाता है कानून का। और दूसरा ये कि अगर 12 साल आपने किसी को छोड़ दिया ऐसे ही और आपने उसको डिस्प्यूट नहीं किया, तो राइट टू एडवर्स पोजीशन भी बन जाता है। तो इसलिए आप तुरंत वकील साहब से मिले, अपने दस्तावेज लेके उनसे राय लें और तुरंत आप मुकदमा फाइल करें। जी जी चलिए, उम्मीद करता हूँ आपका जवाब मिल गया होगा। कोई और कॉलर हैं तो जोड़ते हैं, आइए। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? वकील, हाँ, मैं राजस्थान बांसवाड़ा से बोल रही हूँ। जी, सवाल बताएं आपका। मेरे को ये सवाल करना है कि जैसे हम 5 भाई बहन हैं जी और हमारा वालिद की विरासत हुई हमको, ठीक। तो हमारा नाम आए उसके अंदर, तो हमारे भाई बोलते हैं कि तुम्हारे नाम हम 2 ही बहनों में, इधर दोनों में बढ़ गए। तो क्या ऐसा होता है क्या दोनों में बढ़ते हैं कि हमारा हक अलग हुआ 3 ही बहनों का, या 2 भाइयों का हक अलग हुआ? अच्छा, हमारे भाई बोल रहे हैं कि 2 बहनों का नाम एक भाई में आ गया, ना एक बहन का नाम एक भाई के अंदर चला गया। ऐसा होता है क्या कोर्ट में? ना ना, चलिए अभी बताते हैं आपका हाँ मसला। जी, शुक्रिया। ठीक है, सुनिए आप वकील साहब को सुनिए, बताते हैं आपको अभी। जी वकील साहब। जी देखिए, इसमें जिलानी साहब ऐसा है कि अमूमन लोगों को जानकारी नहीं रहती है, और हमारे माशरे में खास तौर से ये परेशानी है जिसे हमें तस्लीम करना चाहिए कि जो औरतों का हक है, जो जबकि हमारा मजहब तो बहुत पहले से 1400 साल पहले से इसके हकूक औरतों को देता है, बेटियों को, कि उनके जो राइट्स हैं, तो उसको इंडियन लॉ भी बाकी चीजों पे और लोगों के लिए भी वो कानून बन गए हैं। लेकिन मुश्किल क्या है कि जो हमारे जो मुआशरे का जो एक नजरिया है कि तो वो देने की नीयत अमूमन रहती नहीं है। मैं इसको जनरलाइज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अमूमन की बात कर रहा हूँ। अब जैसा ये जो बहन कह रही थी, इनका मसला क्या है कि मुझे लगता है कि कंप्लीटली इनको
इल्यूजन में रखा गया है, इनसे कोई बात छुपाई जा रही है। जी जी। तो अगर इनके वालिद साहब के जाने के बाद जो इनका शरई हक बनता है, जो कि इंडियन लॉ से उस पर मोहर लगी हुई है, उसके लिए वो उनसे कहें, उनसे मुतालबा करें, और अगर वो नहीं देते तो कोर्ट का रास्ता दें। ये कहना है कि उनके साथ नाम जुड़ गया, उनके साथ नाम जुड़ गया, इसकी कानून में कोई हैसियत नहीं होती। नाम कैसे जुड़ेगा अनलेस कि मेरी कंसेंट नहीं होगी। जी चलिए, उम्मीद करता हूं कि बहन आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, जोड़ते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ, इकबाल शेख बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। हाँ, मेरे दो ऐसे 40 में 2 रूम है जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। जी। हाँ, तो मैंने सारे, मेरे पास लाइट बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड और सारे बिल है मेरे पास। तो अभी अगर मैं बाईपास पेशेंट हूँ, मेरा 2 बार बाईपास हुआ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे 2 रूम है और मेरे 2 बच्चे, एक लड़की है और एक लड़का। लड़का 15 साल का है, लड़की 12 साल की। जी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास सब है, सिर्फ पानी का कनेक्शन का पेपर नहीं है, बाकी मेरे पास टैक्स होती है, लाइट बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब है। जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ की जो म्युनिसिपालिटी बोलती है, कल अगर आपका इंतकाल हो गया तो आपको वारिस दाखला लाना पड़ेगा, वारिस दाखला, तब आपकी प्रॉपर्टी नाम पे होगी, दूसरे के नाम, मतलब आपके बच्चे के नाम पे होगी या औरत के नाम पे करना चाहते हैं। और 2 बच्चे हैं तो फिर वो बोलते आप बिल बना के रखें। क्या करने चाहिए? चलिए ठीक है। वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, मैं समझ गया सवाल। चलिए, आपका सवाल वकील साहब समझ गए, जवाब दे रहे हैं आपको, सुनिए। वसीयत तो बना लेनी चाहिए, कोई इसमें गुरेज नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ रिकमेंडेड है कि आप वसीयत बना लें, और वसीयत बनाए तो आप उस वसीयत को रजिस्टर कराएं। अनरजिस्टर्ड वसीयत भी जो है वो कानून में उसकी हैसियत है, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करेंगे रजिस्टर्ड विल से, वसीयत से, तो उसकी ऑफ कोर्स एविडेंशियरी वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है। जी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं और आपने सारी चीजें सही से ली हुई हैं, और अगर तो उसके, और उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी प्रोसीजरल हिकअप की वजह से कोई चीज पूरी नहीं हो पा रही है, और आप, लेकिन उससे आपका टाइटल, आपका मालिकाना हक अफेक्ट नहीं होता, तो प्रोसीजरल लैप्स होने की वजह से आपके राइट पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस पर राइडर ये है कि अगर जिस डिपार्टमेंट से, महकमे से वो चीज होनी है और वो नहीं हो रही है, तो उनसे सिर्फ आप जबानी मुतालबा न करें, उनको आप लिख के दें और उसको आप सबूत अपने पास रखें, उसकी रिसीविंग लेकर रखें। अगर वो रिसीविंग नहीं देते हैं तो उसको आप डाक से भेजें, स्पीड पोस्ट से भेजें, स्पीड पोस्ट की पर्ची संभाल कर रखें। स्पीड पोस्ट की पर्ची के बेसिस पे हफ्ते भर के अंदर आप ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसको निकाल कर रखें और आप विल बना लें। और मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं दिखती है, अगर अल्लाह आपको लंबी हयात दे, आपको सेहत दे, लेकिन उसके बावजूद सब, मौत तो बरहक है, सबको जाना है, तो उसके बाद मुझे ऐसी कोई मुसीबत नहीं दिखती कि कोई ऐसी दिक्कत आएगी। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर लें, और इसमें बेहतर ये होगा कि आप सब डॉक्यूमेंट्स को लेके अपने सारे जो भी आपके मालिकाना हक को साबित करते हैं, और लाइसेंसिंग वगैरह पे या लाइसेंस पे कैसी चीजें हैं वो देखना पड़ेगा। आप किसी अच्छे लॉयर से मिल लें, और मेरी सलाह के हिसाब से आप उनसे सलाह करें, उनसे हतमी राय लें, और उनको आप बताएं कि मैंने आपको ये एक तजवीज़ दी है, और इसके बेसिस पे आप आगे की कार्रवाई करके और आप खुश रहें। इंशाल्लाह कोई ऐसी मुसीबत आएगी नहीं। चलिए, बहुत तफसील से आपने इनका मसला हल किया है। उम्मीद करता हूँ इनको समझ भी आ गया होगा और ये अपने मसले के लिए कार्रवाई करते रहेंगे। कोई और कॉलर है, जोड़ते हैं उनको। हेलो 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 जी, कौन, कहाँ से? हाँ जी, नमस्कार सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी। हेमंत मेहता नाम है मेरा जी। सर ये पूछना था, एक्चुअली मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था जी, तो वो घर बैठे उनका ना एक्चुअली अपने केस किया था उन पे, तो घर बैठे उनके हस्बैंड ने क्लेम भी ले लिया था एक्सीडेंट का। अच्छा। वो हमें पता नहीं चला, तो बाद में वो तो हमारे घर में ही थी, उसका इलाज करा रहे थे, तो बाद में वो ना पता नहीं चला, तो वो डिवोर्स, मतलब केस चल रहा था उनका कोर्ट में, तो वो वकील साहब ने साइंस हमारे से ले लिए, तो बाद में पता चला कि वो उनका डिवोर्स हो गया हुआ है। आज मतलब 2001 का एक्सीडेंट हुआ था, तो आज उसको मतलब है वो बैटरी रीडर नहीं है, हैंडीकैप हो गई है। हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हैं गाड़ी के, मतलब फोटोशूट मैंने अभी निकलवाई हुई है हाल ही में जी। तो सारा
तो लेकिन वो अभी मैं निकाल रहा हूँ कोर्ट से, हमने फिर से उस केस को रीओपन कर मतलब देख निकाला है, लेकिन उसका पता चल रहा है कि उनका डिवोर्स हो गया। वो घर बैठे मतलब बेड पे, वो तो 1 लाख रुपए मिला था उनको जी, मेरी सिस्टर को। वो वकील साहब ने दिया था हमें 1 लाख रुपया कि आपको वो खर्चा मिल रहा है। तो वो अब पता चल रहा है कि उनका तो डिवोर्स हो चुका हुआ है। अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट निकाले, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ेगा? चलिए ठीक है, वकील साहब ने सुना है, अब जवाब देंगे आपको। सुनिए। जी 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 वकील। हेमंत भाई, ऐसा है कि जी मैंने हेमंत साहब का सवाल सुना और मैं इनको बताऊं कि ऐसा इनकी सवाल से ऐसा मुझे लगता है कि इनके साथ मतलब इनकी बहन के साथ फ्रॉड हुआ है जी। और फ्रॉड के तहत जो है वो डिवोर्स की डिग्री हासिल कर ली गई है। तो आप अगर कोई भी चीज देखिए, अगर कोई भी चीज, कोई भी डिग्री, कोई भी कंसेंट, कोई भी चीज अगर फ्रॉड से की गई है तो वो विशिट हो जाती है, उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी बचती नहीं है। बट उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा, उसी कोर्ट के सामने जहां से आपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, जहां ये डिग्री हुई हो, और वहां जाके आपको एप्लीकेशन लगा के सारी बातों को कहते हो कि भाई इस पे अगर हमारे दस्तखत वगैरह दिखाए जाए, अगर हमारे हैं तो नहीं है, और अगर दस्तखत है भी, मान लीजिए आप अगर हैंडीकैप थे, जैसा आपने कहा बिस्तर पे थे, तो उसके बाद जो है वो ये चीजें मेरे साथ फ्रॉड से की गई हैं और आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कोर्ट में। तो अगर फ्रॉड से डिवोर्स हुआ है तो वो डिग्री खत्म हो जानी चाहिए, बनिस्बत आप कामयाब हो कोर्ट के सामने में ये स्टैब्लिश करने में कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप इस पर ज्यादा लेट न करें। और जहां तक बात वो 1 लाख रुपए की है कि जो आपको आपने किसी और प्रिजम्पशन में ले लिया और पता चला कि वो एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जिसको हम एल्यूमिनी कहते हैं वो था, तो उसका भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और अपनी बहन के सारे जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारी चीजों को लेके और सारे डिटेल्स को लेके आप किसी अच्छे फैमिली लॉयर से मिले जो फैमिली डिस्प्यूट्स को देखते हो और इस पर तुरंत आप कार्रवाई करें। अगर फ्रॉड आपने स्टैब्लिश कर लिया तो चीजें निपट जाएंगी। जी जी, चलिए उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा हेमंत मेहता जी। कोई और कॉलर है? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहां से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से हसीब खान बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी जी, हसीब खान बात कर रहा हूँ मैं हैदराबाद से। जी जी, सवाल। ये मेरे खलेरे भाई है जी, एक भाई एक बहन है जी, और जो है मेरे भाई के नाम पे मकान है जी, और जो है वो शादीशुदा है बहन का, दूसरी तरफ रहते थे जी। कुछ नागवानी वजूहत की वजह से ऊपर का जो पोर्शन है कुछ बना लेके 2-4 साल में निकल जाते हम बोल के 2-3 रूम बना लिए था। अच्छा। और उसके बाद जो है अब निकलने के लिए हम बोलते जा रहे हैं तो उनका घर भी तामीर होगा, निकल नहीं रहे हैं जी। तो अब उसके लिए अब हम क्या करना चाहिए? और ये जो मकान है मेरे खलेरे भाई के नाम पर ही है। अच्छा, ठीक, वकील साहब ने सुन लिया है, जवाब देंगे अभी आपको। ये कमोबेश जैन साहब वही सवाल है जो पहले लेग में एक साहब ने कश्मीर से किया था। जी जी जी, ये बहुत कॉमन फेनोमेना है मकानों पर कब्जा हो जाना, और अपने लोग भी करते हैं, पराये लोग भी करते हैं, किराएदार भी करते हैं। आपने किसी की, जैसे इन्होंने किसी की मदद की और वो आके उन्होंने वहां कमरा वमरा बना लिया और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए मुकदमा फाइल करने में। देखिए, जब इंसान की बदनीति सामने आ गई, एक तो होती मजबूरी है उसके, चलिए आप उसको चांस दे रहे हो कि वो बेईमान नहीं है और उसने आपसे वादा किया कि ठीक है साहब थोड़ा सा वक्त लूंगा और मैं खाली कर दूंगा। लेकिन जब बदनीयती सामने आ जाए तो बिल्कुल भी आपको मतलब आपको सेकेंड थॉट नहीं होना चाहिए। आपको तुरंत कानून का दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो आप तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके अच्छे सिविल लॉयर से मिले अपने डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप हैदराबाद से बोल रहे हैं वहां पे, और इस पे आप सूट फॉर एविक्शन फाइल होगा, आप एविक्शन सूट तुरंत फाइल कराएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीब खान साहब को भी जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, जिस तरह से अभी ये 2 जवाब आपने दिए हैं, ये पेचीदगियां पैदा होती हैं तब आप शुरुआत से ही इस पे ढील छोड़ देते हैं और बातचीत पे सारा मामला चलता है और सारा बिगड़ता है मामला ये बातचीत की ही वजह से। ओरली जब बात करते हैं, हाँ ठीक है रह जाइए, ठीक है काबिज हो जाइए, ये जो बड़ा अजीब और गरीब मामला है, यहीं से पेचीदगियां शुरू होती है। क्या लगता है फारूक खान साहब? देखिए, ये जो आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी और आपने नस पकड़ी है असल में जी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ओरल का मामला है ना, जो ये
फार्स है। मतलब ये समझ लीजिए कि चाहे आप कितने भी करीबी मरासिम हो, आपके रिश्ते हों, अगर आप कोई चीज ओरल पे आप बिजनेस डील या किराए का मकान या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ताल्लुक आपका मकान या जो प्रॉपर्टी वो तो जाएगी जाएगी, आपके रिश्ते भी खराब होंगे जी। ओरल अंडरस्टैंडिंग भी होती। और हमारे तो दीन में सुन्नत है, हदीस है आप वसल्लम की कि अपने बीच में मामलात क्या करो तो लिख लिया करो। बिल्कुल, लिखना ही तो कॉन्ट्रैक्ट है। जी जी जी, लिखना ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूं कि चाहे आप किसी अपने बहुत सगे को भी कोई प्रॉपर्टी रहने के लिए दे रहे हैं, चाहे आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसको उससे आप किराया भी नहीं ले रहे हैं जी, तब भी उससे आप मुआहिदा करें। बिल्कुल, कि आप उसको कंडीशनल लाइसेंस दे रहे हैं इतने वक्त के लिए रहने के लिए। बिल्कुल, राइट। उन पे जो भी आपके बीच में तय हुआ है कि भाई चले आप किराया नहीं लेंगे पर पानी का बिल है, बिजली का बिल है, मेंटेनेंस है, राइट, वो सारी चीजें, या आप किराया लेंगे तो वो सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में लाइन बाय लाइन आनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट हो। अगर बेसिक पॉइंट्स भी आ गए और अगर वो उसकी 11 महीने से कम का वक्फा है तो उसको नोटरी करा लें, 11 महीने से ऊपर का वक्फा है तो उसको आप रजिस्टर्ड कराएं स्टाम्प ड्यूटी देके, ये करा के रखनी चाहिए। देखिए ऐसे कागजात अगर मरासिम और ताल्लुकात अल्लाह करे कि अच्छे रह जाएं, अगर अच्छे रह गए तो ये कागजात सिर्फ आपकी अलमारियों में रखे रह जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई यूज नहीं होती। पर खुदा न खास्ता कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो तो यही वो कागज है जो आपकी उस प्रॉपर्टी पे आपके हुकूक को, आपके राइट को प्रिजर्व करेगा। जी जी। तो मामला लिख के कीजिए, जबानी जमाखोरी से अगर बचा जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि लोग यही चीजें करके फंस जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से बताया, बहुत अच्छे अंदाज में बताया है। हेलो, एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहां से भाई? मैं मद्रास से बात कर रहा हूँ सर, तमिलनाडु से। जी जी, सवाल बताएं। हमारा जी दरगाह के ताल्लुक से बात करने का था वकील साहब से। जी जी बताएं। हमारे वालिद साहब मुतवल्ली है जी, ये हमारा स्कीम डिग्री है साहब, ये 10 of 1909 में स्कीम बनाए थे इसमें मायावरम सब कोर्ट में जी। ये कोर्ट के बनाते 3 ब्रांचेस है हमारे दरगाह के। तो हम लोग सेकंड ब्रांच के है, सेकंड सेपरेट ब्रांचेस के मुतवल्ली वो जमाने में दे दिए 1909 में स्कीम डिग्री के तहत में जी। फिर मायावरम सब कोर्ट में भी हुआ, हाई कोर्ट में भी 1934 में भी इसमें कंफर्म कर दिए थे, हाई कोर्ट में भी जी। अब वो कंटिन्यू चल रहा है। इसमें बीच में क्या हुआ बोले तो 2006 में 1985 में मेरे वालिद साहब मुतवल्ली बने मेरे ग्रैंडफादर के पास। अच्छा। तो हमारे हेरिटेरी मुतवल्ली चलते आ रही है। 2006 में क्या किया, थर्ड ब्रांच वाले लोअर कोर्ट में घुस के क्या किया, पिटीशन भिजा देके ट्रिब्यूनल में केस डाल दिए। ठीक। थर्ड ब्रांच वाले इसमें आने का ही नहीं इनको, तो फिर भी आगे उन्होंने केस डाल के लोअर कोर्ट से जीत गए, फिर हाई कोर्ट भी जीत गए। उसके बाद हम लोग SLP डाले सब सुप्रीम कोर्ट में जी 2011 में। ठीक। 2011 में डालने के बाद फिर क्या हुआ बोले तो 11 में डालने के बाद हम लोग 2014 में वो लोग कॉम्प्रोमाइज के हाथ से आ गए वालिद साहब के थर्ड ब्रांच वाले। कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर लिए 2014 में जी। करने के बाद क्या हुआ, सब मुतवल्ली दोनों मिलके फिर वापस लेटर दे दिया, फिर मुतवल्ली का 3 साल का, 1 साल होनो 1 साल होनो 1 साल होनो बोल के। उसके बाद 18 के बाद हम लोग डिस्प्यूट चालू होगा फिर हमारा उनका। कोई भी काम में आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, कुछ सारे काम हम ही कर रहे, पैसा हम ही लगा रहे, सब हम ही कर रहे। उसके हाथ से वही सुप्रीम कोर्ट में फिर डालने के हाथ से वकील साहब से पूछने का था, वकील साहब का आपको नंबर भी चाहिए था थोड़ा। चलिए अभी पहले आप इस सवाल का जवाब तो ले लें, इनसे बात करते हैं। जी वकील साहब, ये वक्फ से रिलेटेड मैटर है जी और बड़ा लीगेसी लिटिगेशन लग रहा है। आप 1934 हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हो, काफी चीजें काफी लंबा सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया है, जिसे हम लीगेसी लिटिगेशन कहते हैं जी। खैर, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और जैसा मुझे इनकी बातों से अंदाजा लगा कि इनकी बातों में कि सुप्रीम कोर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आ गया और उसी के आधार पे जो इनकी स्पेशल लीव पिटीशन SLP थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई जी। तो जो बात तय हो गई सुप्रीम कोर्ट में जी, वो बात तय हो गई, फिर उससे मतलब कोई आदमी इधर उधर जा नहीं सकता जी। तो इनको मैं ये सलाह दूंगा कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई अगर इशू आ रहा है, कोई ब्रीच हो रहा है, जो भी कंसेंशुअल टर्म्स हुए थे जी, तो आप उस पर कंटेम्प्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स मैटर्स में जब तक डॉक्यूमेंट्स को ना देखा जाए
जी। और जब तक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज और इवेल्युएट न किया जाए, कुछ भी कहना जो है वो बेहतर नहीं होगा जी। तो मैं इनको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो शरायत मानी गई थी दोनों पक्षों में, पार्टियों में, अगर उसका कोई हुआ है वायलेशन, तो एक स्पेशल में कहूंगा ये कंटेम्प्ट लग सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रीच है कंसेंट टर्म से कि जो आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो इसके लिए आपको अपने लॉयर से कांटेक्ट करना होगा या किसी और वकील से कांटेक्ट करना होगा और उनसे सब डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करा के आपकी सारी परेशानियों को समझ के फिर वो आगे की कार्रवाई बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी तवील अरसे का मामला है और 2014 आते आते सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और वकील साहब हमारे साथ होंगे। छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आपके कानूनी मसाइल और उलझनों के जवाबात यहां पर हम देने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर फारूक खान साहब। कोई कॉलर है तो जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सएप कर बात करो। हेलो
डिस्कस कर लो दोस्तों, पुराना ऑर्डर भी, ये भी लगता है कोई कॉलर भी जुड़ा नहीं। हेलो। हाँ हेलो सर, हम बात करना चाहते हैं वकील साहब। जी जी करिए ना, कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल बताएं। हाँ मैं कश्मीर से कर रहा हूँ जी। मैंने एक लैंड खरीदा है जी, तो उसको 1-2 साल हो गए, मैंने कोई 80 लाख की जमीन खरीदी है जी। उस टाइम गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था, जो औरत के नाम पर करेगा उसको 3-4 लाख रुपया कोर्ट फीस बचता था। ठीक है ना सर? जी जी। तो मैंने वो अपने वाइफ के नाम पर किया है, हमारा कोई लफड़ा नहीं है। वाइफ मेरे को प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने सारी जमीन उस पर उसके नाम किया है। जी उस पर मैंने 50-60 लाख का मकान भी बनाया। आप जी, मसला क्या आ रहा है? मसला ये है कि कल को मेरे साथ कोई परेशानी ना हो। तो हाँ बस ये बच्चे पालेंगे हमारे 3 तो आपने वाइफ के नाम पे किया है, तो अब दिक्कत क्या आ रही है आपको और चाहते क्या हैं आप? वकील साहब से क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो जाए हमारे साथ। कल को अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाता है, वो मेरे बच्चों के नाम और मेरी मिसेज के नाम और मेरे नाम जी क्या हो जाता है, हिस्सा मिल जाता है या नहीं मिल जाता? उस जायदाद में आप अपना और अपने बच्चों का नाम भी जोड़ना चाहते हैं? हाँ जोड़ना भी चाहते हैं, अगर जरूरत नहीं है रवायत के ही नाम पर रहे तो मतलब ये है कि कोई दिक्कत ना आ जाए फ्यूचर। चलिए ठीक है, आप काफी शुक्र शुबे में हैं या डाउट्स हैं आपका, तो इस सिलसिले में वकील साहब बेहतर बताएंगे। जी वकील साहब। डाउट में दूर करना। ओके सर। देखिए साहब, सबसे पहली बात ये कि मोहब्बत में शक नहीं होता, शक की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल। मोहब्बत तो बड़ी इनफाइनाइट चीज है, अगर मोहब्बत है तो शक नहीं है और शक है तो मोहब्बत नहीं है। ठीक है। तो अगर आपने अपनी अहलिया के नाम पे लिया हुआ है, अल्लाह ताला आपको आपकी मोहब्बत कायम रखे जी, और आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर रखे, हमारी ये दुआ है। और जहां तक इसका कानूनी पहलू है, अगर आपने अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ली है, स्टैम्प ड्यूटी की डिडक्शन के बेनिफिट्स होते हैं, हर स्टेट्स में है, जहाँ पे जो लेडीज होती हैं, औरतों के लिए स्टैम्प ड्यूटी में गवर्नमेंट रिडक्शन देती है, कहीं कहीं तो बहुत कम है, कहीं कहीं 1-2% का फर्क है, तो उससे पैसे बच जाते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है और उसमें कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी जगह है, आपकी अहलिया है, आपकी अहलिया वो आपकी वाइफ है, आपका मकान बना हुआ है, आप साथ रहते हैं, और जब आपकी जिंदगी के बाद जो है वो आपके बच्चों की चीज है, चाहे वो बाप की हो चाहे वो माँ की हो। अगर आपको कोई और शक व शुबा है जो आप खुल के नहीं कह पा रहे हैं शायद लाइव टेलीविजन पे, जी। तो उस सूरत हाल में मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे ये किसी से क्योंकि बहुत सारी चीजें देखिए जिलानी साहब, जी डॉक्टर और लॉयर से बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें की जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे डॉक्टर और वकील के सीने में बहुत सारे राज दफन होते हैं जी, तो वो बातें ऑफ कोर्स पब्लिक फोरम पे नहीं की जा सकती ऐसे प्रोग्राम में। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो आप फिर किसी लॉयर से मिलें, और अगर आप उसमें नाम वगैरह बच्चों का भी ऐड कराना चाहते हैं तो वो करा लें, कोई मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल करा सकते हैं उनको, या उनको आप हिबा कर सकते हैं, ओरल गिफ्ट आप, बल्कि ओरल हिबा भी होता है लेकिन उसको आप हिबा बल्कि गिफ्ट आप उसको रजिस्टर्ड गिफ्ट भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके दिल के अंदर जो चीजें हैं उसके ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि आप किसी अच्छे लॉयर से मिल लें और उनसे 1-to-1 आप बात कर लें ताकि एक क्लैरिटी आ जाए, अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। तो हम भी अपने नाजरीन को यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ आपके कानूनी पेचीदगी के मुताबिक मसले का सिर्फ आपको मशवरा दिया जा रहा है। मसले का हल तो आपको हतमी तौर पर अपने लॉयर, अपने वकील के साथ मिलकर तफसीली गुफ्तगू, जैसा कि फारूक खान साहब ने कहा कि लाइव जो है चैनल पर आप नहीं बता पा रहे हैं, ये आपकी अपनी मजबूरी है, हम भी नहीं चाहते आपसे इस तरह की चीज़ें पूछें, तो आप अपने वकील से बात करें और हतमी फैसला लें। आइए एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो जी, कौन कहां से? मैं प्रेम कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, सवाल। और मेरे को मेरे पिताजी का एक मकान था और हम लोग 3 भाई हैं और एक पोर्शन मेरे को वसीयत में मुझे मिला हुआ है जी, और आगे मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है जी। तो मैं क्या मुझे हक है कि उस जो पोर्शन का उसको डिवीजन तो हो नहीं सकता जी, तो क्या ऐसा मुझे हक है कि मैं उस पोर्शन को मैं किसी एक बच्चे को दे दूं या 2 बच्चों को दे दूं, तीसरे को ना दूं? ऐसा पॉसिबल है? क्या मुझे राइट है? विल में मुझे राइट मिला हुआ है? ठीक।
ठीक है, चलिए बताते हैं जी वकील साहब। देखिए, बेहतर तरीका ये है कि आप पहले विल को अपने फेवर में प्रोबेट करा लें। प्रोबेट की एक प्रोसीडिंग होती है, ये जरूरी नहीं है, बहुत सारी आपने देखा होगा, ये मैं आपके प्रोग्राम पे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कभी कभी बड़ी छोटी सी चीज होती है उससे बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऑफकोर्स उसका बंटवारा तो आप नहीं कर सकते, पर आपका उस पर राइट रहे, उस पर राइट होता है। तो आप पहले, अगर विल से राइट फ्लो हो रहा है आपके फेवर में, तो पहले आप विल को प्रोबेट करा लें जी। और विल को प्रोबेट कराने के बाद आप उसको अगर अपने आगे बच्चों को देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपके सवाल से एक मुझे पेचीदगी ये समझ में आई कि शायद आप एक बच्चे को नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप एक बच्चे को नहीं देना चाहते हैं, उसको आप कहीं और भी कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो कोई इशू नहीं वाला, आप बैलेंस कर रहे हैं जी। और अगर आप बच्चे को देना ही नहीं चाहते हैं, तो टेक्निकली फिर आपको डिसओनिंग की, जिसे हम कहते हैं ना, आंख कर देना, आंख जो आप लोग उर्दू में कहते हैं हम लोग, तो डिसओन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, उसको आपको डिसओन करना पड़ेगा। तो अगर कोई मतलब खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो तो अगर आप इस चीजों को लेके आप किसी लॉयर से मिल लें और उनसे सलाह मशवरा कर लें, लेकिन चूंकि आपका राइट विल से फ्लो हो रहा है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप विल प्रोबेट कराएं, फिर आगे आप राइट को मतलब असाइन करें। जी फर्रुख खान साहब, जिस तरह से आपने इनको जवाब दिया है, इस प्रॉपर्टी की जो जुमला रकम बनती है, अगर प्रॉपर्टी छोटी है, वो एक बच्चे को दे रहे हैं, अगर इसमें यह तय कर दिया जाए कि इसकी आधी कीमत मैं तुमको रकमी तौर पर दे दूं, तो क्या यह भी मुमकिन है? हाँ, आप राइट, आपके उसको हम लोग बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट जी। राइट, अगर मान लीजिए मेरा कोई ऐसी जगह है, मान लीजिए हम जो है वो 6-7 लोग उसके वारिस हैं जी, और वो ऐसी जगह है कि एक छोटी सी गुमटी है मान लीजिए, तो उसमें 6 लोग क्या बांटेंगे, तो उसमें क्या मिलेगा? बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि आपस में बात हो गई कि साहब एक आदमी, इसकी एक वैल्यू लग गई और एक आदमी ने उसको ले लिया और बाकी लोगों को जितना पैसा उनका प्रोपोर्शनेट है वो चला जाता है, वो बाकी लोग अपना रिलिंक्विशमेंट कर देते हैं, राइट को रिलिंक्विश कर देते हैं। बाकायदा रिलिंक्विशमेंट डीड रजिस्टर्ड होती है, ऐसा नहीं कि बस कागज बन जाए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से? हेलो जी, आवाज आ रही, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर से मैं बोल रही हूँ जी, सवाल बताएं। जैसे मेरा ससुर है, मेरे को कह रहा है कि जमीन जगह कुछ भी नहीं देंगे, मेरा आदमी कमा के भी दिया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो कह रहा है कुछ भी नहीं देंगे, एक घर था वो भी कह रहा है कि नहीं देंगे। तो वो आपके ससुर के नाम पर है? हाँ, मेरे ससुर नाम से। तो आपके शौहर को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है उसमें? हाँ, कह रहा है कि कुछ भी नहीं देंगे। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। अभी आप फोन पर टीवी पर सुन लीजिए, वकील साहब जवाब देंगे। जी वकील साहब। देखिए जिलानी साहब, ऐसा है कि जब तक बाप जिंदा है, जब गार्जियन जो है बाहयात है, तो आपका राइट उस प्रॉपर्टी पे आता ही नहीं है, वो उनका है, उसको बेचे, जो करना है वो करें। उनकी जिंदगी के बाद ही आप अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, राइट जी। तो जिंदगी में कोई आदमी ये कहे कि मुझे ये दे दो, तो ही कैन नॉट एनफोर्स दैट राइट फॉर हिज फादर, नॉट एट ऑल, अनलेस कुछ एक बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक्सेप्शंस होते हैं उसके, उसमें फॉल नहीं होगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जो है जिंदगी में उनसे हिस्सा नहीं ले सकते कि अभी आप मेरे नाम कर दो। ये उनकी मोहब्बत है, शफकत है, वो कहे चाहे तो वो कर सकते हैं, पर यू कैन नॉट क्लेम यू आप उसमें कोई अपना लीगल अख्तियार अभी आप दावा नहीं कर सकते। अगर यही साहब अपने भाई को प्रॉपर्टी नाम कर दें, बेटे को न करें, तो ऐसे में क्या बनता है मामला? कर सकते हैं, ठीक, जिंदगी में कर सकते हैं अपने भाई के नाम। ठीक, होता क्या है, अमूमन आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई मेरे वालिद साहब ज़ईफ हैं, या वो अगर अपने उसमें पूरे होश हवास में नहीं है, कुछ डिजीज है, या उनके जो चचा हैं जिनके नाम कर दी गई है वो उन पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्जन, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। पर ऐसा अमूमन होता है, आपने देखा है कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो अपनी सारी प्रॉपर्टीज चैरिटी में दे के चले जाते हैं, अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ते, ऐसे भी होते हैं। चलिए, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हाँ, हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी लगाया था ना, मैंने कॉल, रुकैया बोल रही हूँ मैं। जी, सवाल। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, जैसे मेरा भाई बोलते हैं हमारा कोर्ट में तो फैसला है, मुकदमा, तो ये बोल रहे हैं आपका नाम गलत आ रहा है, न वैसा हो रहा, न ऐसा हो रहा है,
आपको हक तो हो गया है ऐसा बोल रहे हैं भाई, तो हमारे नाम पे तुम ऐसा करो, हमारे नाम पे साइन कर दो ना, वो हमारे डायरेक्ट कोर्ट से हमारे ऊपर चढ़ के आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, कि हमें अलग नोटिस दे के लेना चाहिए हक के, या हम मतलब भाई हमारे को लग रहा है भाई हमारे को धोखा मैंने इनको बता दिया कि इनको चाहिए कि सुन लीजिए पहले, मैं इनकी बात समझ रुकिया जी, वकील साहब बता रहे हैं। मैं इनकी बात समझ गया हूँ। इनको मैंने इसलिए पहले लेख भी मशवरा दिया था कि ये इनके कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स देखे। देखिए हम लोग ये जो प्रोग्राम करते हैं जैन साहब जी आपके व्यूअर्स के लिए, ये एक उनके ब्रॉडर नॉलेज के लिए देते हैं कि उनके लीगल इश्यूज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या रास्ता दिखाते हैं। केस की माइन्यूट डिटेल्स पे मैं सलाह नहीं दे सकता, ना आप मुझसे ना आप दे सकते हैं, अनलेस कि मैं इनका इंगेज लॉयर हूं और अनलेस जब तक मैं इनके डॉक्यूमेंट्स को ना देखूं। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये इसलिए मैं इनको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर इन्हें मुकदमा वगैरह करना है, ऑलरेडी चूंकि मामला जो मुकदमे में है वो सबजुडाइज होता है, जो चीज कोर्ट में पहुंच चुकी है उसके बारे में कमेंट करना बिना देखे हुए, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अन्याय और गैर कानूनी हो जाएगा। तो इनको चाहिए कि ये अपने सारी फाइलें लेके किसी लॉयर से मिलके उनसे मशवरा करके आगे की चीजें पे फैसला लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। हेलो 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 जी, हेलो, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल बता। सवाल यह है कि मेरा अपना बच्चा कोई नहीं है। ठीक। अब मैंने लाया मांग से जी, मांग से मैंने लाया बच्चे, दो, एक लड़की और एक लड़का। ठीक ठीक। उनको मैंने दिया भी किया। फिर अब ये जमीन है कुछ है अपना, इसको मैंने 2-4 कनाल ये किया भैया जी अदालती जी। अब मुझे वकील साहब से ये कहना था कि अगर थोड़ा रहता है ना जी, उसको मैं क्या करूंगा। मैंने वसीयतनामा भी लिखा है इन दोनों बच्चों के नाम। एक बच्ची के नाम लिखा वसीयतनामा। अच्छा, तो आप करना चाहते हैं, दोनों बच्चों को देना चाहते हैं, सिर्फ एक बच्ची को? एक दोनों या एक को मैंने 2 कनाल, एक को दिया, 2 दिया, दूसरे बच्चे को। अच्छा ठीक है, तब मसला क्या आ रहा है? अब बाकी रह गया ना। अच्छा, उसको मैं क्या करूंगा, वो उसके नाम उनके नाम पे होना चाहिए। चलिए ठीक है, वकील साहब ने सुन लिया, बता दें। जी वकील साहब, वसीयत में ऐड करना चाहते हैं। देखिए वसीयत तो आप अपनी जिंदगी में जब तक आप जिंदा हैं आप चाहे जितनी वसीयत लिखते रहें जी, वो वसीयत पुरानी कैंसिल कर दें, नई वसीयत लिख दें, कोई रोक नहीं है जी। तो वसीयत कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वसीयत जो इन्फोर्स होता है वो इंसान की फौत होने के बाद होता है। जिंदगी में अगर मेरे पास मैंने किसी को वसीयत दे रखी है जी, तो वो मेरे जिंदा रहते तो उस वसीयत को इन्फोर्स नहीं कर सकता। वसीयत प्ले आती है जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, फौत होने के बाद ही मेरी वसीयत प्ले में आएगी। तो वसीयत में अगर आपने एक बच्चे को की है, दूसरे को करना चाहते हैं, 1 कनाल 2 कनाल जो भी, तो आप कर सकते हैं। आप उस वसीयत को करा लें कैंसिल, अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उसको आप टर्मिनेट करा दें और नई वसीयत बना दें, या नई वसीयत में पुरानी वसीयत का दे दें हवाला कि ये मैंने किया था, ये मैं अपने होशो हवास में उसको कब नहीं बना रहा हूँ। एक बात तो ये। दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जी। अगर आपके अपने बच्चे नहीं हो और आपने बच्चों को अडॉप्ट किया है जी, तो सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट है, आई थिंक 2015 या 16 का गालिबन, शबनम हाशमी के केस में, उसमें गालिबन वही केस का टाइटल भी है कि जिसमें कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन के भी इनहेरिटेंस राइट को प्रिजर्व किया है कोर्ट ने, राइट। तो आप इसलिए आप पहले वो करा लें, और अगर अडॉप्शन की पूरी कार्रवाई आपने कानूनी तौर पे की हुई है तो उसको देख लें। अगर आपने अडॉप्शन नहीं की हुई, आपने ऐसे उनको रखा हुआ है, पाला है, उनको बढ़ाया है, उनके मतलब आप परवरिश कर रहे हैं, तो भी आप उनको वसीयत कर सकते हैं। मतलब चूंकि आपके बच्चे नहीं है तो आप अपनी जायदाद की वसीयत कर सकते हैं, पर तब वसीयत में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, राइट, मतलब आपके शेयर्स में। तो इसलिए इन सारी चीजों को आप किसी अच्छे सिविल लॉयर से अपने यहाँ मिलकर उनसे मशवरा करके, अच्छे, जब मैं कहता हूँ अच्छे तो बहुत अच्छे इसलिए क्योंकि ये सिविल लॉ की बड़ी कॉम्प्लेक्स, बहुत
ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो अमूमन लोग नहीं समझ पाते हैं जी। और बाद में इसके जो नतायज हैं वो आपको खराब डॉक्यूमेंटेशन के दिखते हैं लिटिगेशंस के अंदर। मैंने ऐसे बहुत मुकदमे देखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप किसी बहुत जो नामी ग्रामी लोग हो इस मामले में जानते हैं, उनसे मिलके मशवरा करके और अपने डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेल को ठीक करा लें। जी जी, चलिए, बहुत तफसील से आपने जवाब दिया, और हो सकता है ऐसे ये सवाल के जरिए कई लोगों को इसका जवाब भी मिल गया होगा। बिल्कुल। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो जी, कहाँ से, कौन? हाँ, कलकत्ता से बात कर रही हूँ जी। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे बच्चे ICSE स्कूल के बोर्ड में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल ने ये एलिगेशन किया है कि आपका बच्चा अगर 60% के अंदर नहीं मार्क करता है तो वो अपने आप वो IGCSE नए बोर्ड में वो ट्रांसफर कर देंगे, आपको ICSE बोर्ड में नहीं डालेंगे। ये नया बोर्ड वो स्कूल लॉन्च कर रहा है। तो इससे क्या क्या है, उन्होंने 8 क्लास के बच्चों को जो 9 में गए थे उनको भी बहुत सारे बच्चों को 80% मार्क वाले को रखा है, बाकी सबको 30% स्टूडेंट को रख के बाकी सबको कहा है कि आप या तो IGSE में डाल दें या फिर आप अपने बच्चे को विड्रॉ कर लें। ये 3-4 से स्टार्ट था, लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से 3-4 को रोक दिया गया, लेकिन 8 में आके 8 से 9 वाले बच्चों को वो रोक दिया गया है। तो बच्चे मतलब गार्जियन बहुत ज्यादा परेशान है। फी तो खैर देना है, वो जैसे भी हो वो चल ही रहा प्रोटेस्ट, लेकिन ये बोर्ड के ऊपर बड़ा मसला बना हुआ है कि अब बच्चे वो इस स्टेज में जाके पेरेंट्स कहाँ लेकर जाएं बच्चों को, या फिर IGSE बोर्ड में ही डालने की मतलब कर रहे हैं। और अगर गार्जियन जाते हैं प्रोटेस्ट के लिए तो वो गार्जियन के ऊपर इलीगल केस डाल रहे हैं। ठीक, ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है ICSE बोर्ड का। जी 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 जी, चलिए वकील साहब आपका जवाब देंगे अभी। जी वकील साहब। देखिए, ऐसा है कि किस रेगुलेशन के तहत ICSE बोर्ड ने ऐसी चीजें निकाली है कि देखिए, मैंने पढ़ा तो नहीं उस रेगुलेशन को, जो आपने बात की मैं उसके बारे में उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई रेगुलेशन निकालना कि इतना परसेंट नहीं आएगा तो या आप विड्रॉ करें या वो करें, तो ये कट ऑफ लगाना, बेंच थ्रेशहोल्ड बनाना एक्स फेशाई ये गलत दिखता है। मुझे लगता है कि टिक नहीं पाएगा कोर्ट में जी। ये रिट का मैटर होगा। आप लोगों को प्रोटेस्ट, जैसा आपने कहा कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो आप पे मुकदमे लगा दे रहे, तो वैसे भी कोरोना के जो हालात में बवा है पैंडेमिक, इसमें ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना ठीक भी नहीं है जी। आप लोगों को, पेरेंट्स को ये चाहिए कि यू शुड इमीडिएटली अप्रोच द हाई कोर्ट। आप कलकत्ता से बोल रहे और कलकत्ता हाई कोर्ट है, और आप कलकत्ता में फाइल करें, फाइंड अ गुड लॉयर, कोई अच्छा लॉयर रिट में आप इंगेज करें, सम गुड सीनियर काउंसिल, और उसके बाद आप ये फाइल करें, उनको चैलेंज करें अगर वो आर्बिट्रेरी है तो, अगर वो गलत, क्योंकि गलत दिख रहा है, मतलब बात तो आप कह रही है, अगर वही बात बिल्कुल लाइन बाय लाइन सही है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें की जा सकती। ये तो एक आपने क्लास के अंदर क्लास तैयार करने की बात हो रही है। जी जी, तो आप इस पर रिट में जाएं, बिल्कुल रिट में जाएं हाई कोर्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक कोई और कॉलर है, जोड़ लेते हैं। हेलो 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 हेलो, कॉल ड्रॉप हो रही है। जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ जी। सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा घर है, उनका सब टोटल प्रूफ है, तो मैं अपने दोनों बच्चों के नाम पे ये प्रॉपर्टी करना चाहती हूँ। तो लेकिन ना मेरे पास है ना, जो ये क्या हस्बैंड का जो मेरे बहुत ज्यादा परेशान रहते, बीमार रहते कि हमारी प्रॉपर्टी दोनों बच्चे किसको देना चाहिए। 2 प्रॉपर्टी, एक लड़का है एक लड़की है मेरे, तो दोनों के नाम पे कर सकते हैं कि 2 रूम है, मुझे उसमें ही सवाल था। और मेरे एक हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है, तो मैं दोनों बच्चे के नाम पे करना है, 2 पोर्शन किया हुआ है। चलिए ठीक, सुन लिया आपका सवाल, वकील साहब जवाब देंगे। जी बिल्कुल कर सकते हैं, मुश्किल क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसको अगर विल के तहत करना चाहते हैं तो आप विल के तहत कर दें, उसको आप इनहेरिटेंस बनाना चाहते हैं तो वो आपकी जिंदगी के बाद वो आपके बच्चे उसके राइट में होंगे। लड़के और लड़की का जो रेशियो है इस्लामिक लॉ में, उसके बेसिस पे आप वो करके और उनको कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जी, बहुत आसान मामला है, लेकिन फिर भी लोग घबराते हैं इस तरह की चीजों को लेकर के, कैसे किया जाए, क्यों किया जाए। कोई और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो जी, कौन कहाँ से? मैं बोला ना, कश्मीर से हूँ जी। सवाल बताएं। मैंने अभी सवाल किया वकील साहब से, मैंने मांग के ये बच्चे लाई।
जी आपको जवाब दे दिया वकील साहब ने, लेकिन एक बात रह गई ना जी, ये जो वसीयत मैंने लिखी है जी, हाँ, क्या वो दोबारा नई लिखनी है या नई रखेंगे? वकील साहब ने आपको बताया था कि आप पुरानी वसीयत को कैंसिल कर दें, दोबारा नई वसीयत करके उसमें तमाम तफसीलात दे दें और पुरानी वसीयत का जिक्र भी कर दे नई वसीयत में। अच्छा, ठीक है, आपकी फिर जितनी जायदाद है आप दोनों को फिर दोबारा तकसीम कर दें नए सिरे से, ठीक है? ठीक है। फिर जब मरने के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम मत हो जाएगी? कोई नहीं, आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं ना, मुझे आप अपनी जिंदगी में कर दीजिए, उनको कोई मसला नहीं होगा। चलिए एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो जी, अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। जी सवाल बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि अगर वकील साहब से मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं, तो कितनी उसके लिए टाइम लिमिट कितना है? ठीक, ज्यादा से ज्यादा ठीक बता दें। जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जा सकते हैं। देखिए सिविल कोर्ट में इंजंक्शन, पहले मैं जरा इसको 2 मिनट में क्लैरिफाई कर दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। सिविल कोर्ट का अगर कोई इंजंक्शन का वायलेशन है तो नॉर्मली कंटेम्प्ट की जो पावर्स होती है वो हाई कोर्ट को होती है। कोई भी कंटेम्प्ट करेगा, नीचे किसी के भी ऑर्डर का कंटेम्प्ट होगा तो मैटर जाएगा हाई कोर्ट पे, कंटेम्प्ट की पावर हाई कोर्ट के पास है। लेकिन इसी चीज को वो करने के लिए एक अमेंडमेंट सीपीसी में किया गया था, ऑर्डर 39 रूल 2A, कि अगर कोई वायलेशन हुआ है तो वो कोर्ट जिसने ये ऑर्डर पास किया उसको भी पावर है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। दूसरी बात, जो नॉर्मल कंटेम्प्ट वगैरह फाइल होती है हाई कोर्ट वगैरह में, उसमें 1 साल का लिमिटेशन है गालिबन, मेरी अगर नॉलेज याद है मुझे तो सेक्शन 27 के तहत या सेक्शन 27 या 21 के तहत 1 साल का लिमिटेशन है कि आपको कंटेम्प्ट, अगर जो भी कंटेम्प्ट हुआ है उसको 1 साल के अंदर आपको हाई कोर्ट के सामने लाके दिखाना है, उसके बाद वो लिमिटेशन से हिट हो जाता है। और 39(2)A के लिए वैसे अगर वो हो तो उसका भी कॉन्डोनेशन होता ही होगा, होता भी है कॉन्डोनेशन। तो ये जो सवाल है ये सब्जेक्टिव सवाल होते हैं। सब्जेक्टिव सवाल में इंटरप्रिटेंस की बात होती है, इन्फ्रेंसेस की, आप इसमें दोनों तरफ की बातें कर सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल परफेक्ट जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर को आइए जोड़ लेते हैं आखिरी। हेलो 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 जी, कौन कहां से? मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ जी, सवाल बताएं। हमारा वकील साहब से एक सवाल पूछना चाहते हैं हम जी, कि जो अगर किसी के पिता की डेथ हो जाती है, वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसने अगर उसके पास 2 बीवियां होती है, एक का डिवोर्स हो गया होगा और दूसरी अभी एग्जिस्टिंग होगी जी। पहली बीवी का अगर उसका हो गया होगा डिवोर्स, उसके पास बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के साथ रह रही है, और फादर हैं उनके, अगर उसने अपनी हयाती में जो पहली बीवी है जिसका डिवोर्स हो गया उसको नॉमिनी रखा है अपनी डिपार्टमेंट में, तो क्या उसको वो पेंशन उसके मरने के बाद मिल सकती है या वो उस बीवी को मिल सकती है कि जो अभी उसके साथ थी? ठीक, हाँ जी, ठीक है, आपका जवाब देंगे अभी। जी ठीक जी वकील साहब, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसमें दोनों व्यूज हैं कोर्ट्स की तरफ से आते हैं जी। चूंकि हस्बैंड ने जिन्होंने डिवोर्स दे दिया पहली वाइफ को, तो ये उन पे ये लाजमी था कि वो अपने डिपार्टमेंट में नॉमिनी का नाम चेंज करते। तो इसका एक तो अगर उन्होंने चेंज नहीं किया, चाहे गलती में भूल गया हो, न किया हो, तो उसका जो उनकी पहली वाइफ है जिनका डिवोर्स हो चुका है, वो ये प्ली ले सकती हैं कि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप मुझे डिवोर्स दोगे लेकिन मैं आपके पेंशन की नॉमिनी रहूंगी। तो अब तो वो तो चले गए दुनिया से, वो तो रहे नहीं यहाँ पे कि वो बताएंगे कि क्या था या क्या नहीं था। दूसरी तरफ जो इनकी एग्जिस्टिंग वाइफ है वो भी ये क्लेम करेंगे भाई मैं इनकी लीगली वेटेड वाइफ हूँ, मेरा भी हक होता है जी। तो दोनों पॉसिबल कंटेंशंस हैं, नंबर 1। अब ये एविडेंस में देखना पड़ेगा कि इनके पास जो डिवोर्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, शादी के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, बहुत सारी चीजें इसमें डीप में जाके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, पर ये दोनों व्यू पॉसिबल है। कुछ व्यूज हमने ऐसे भी देखे हैं कोर्ट्स के
कि जहां पे तकसीम कर दी गई है ऐसे कंडीशंस में पैसों को, कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करके कर दिया है ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो आप सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लें, देखें, देखने के बाद आप किसी लॉयर से मिलें, उनसे राय लें। अपराध आप किसके लिए हैं ये भी डिपेंड करता है। आप उनके लिए हैं जो पहली वाइफ डिवोर्स हो गई थी उनके लिए आप बात कर रहे हैं, या आप एग्जिस्टिंग वाली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तो कंटेस्टिंग पार्टी हैं, तो दोनों की तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे, अपनी अपनी बहस की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल पेचीदा मामला जरूर है, लेकिन अदालत में जाएगा तभी इसकी शक्ल जो है साफ होगी। तो बहरहाल हमने पूरी कोशिश की है इस प्रोग्राम के जरिए आपके कानूनी मसाइल में आपको सही तौर पर मशवरा दिया जाए, ताकि जो शुबहात है, जो शक है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये चीज़ें क्लियर हो जाए। आप अपने वकील के साथ मशवरा करें, हतमी फैसला उसी वक्त करें। हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। फारूक खान साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत तफसीली जवाब दिया है।